इधर सुनिए, कल हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन ये कल पढ़ाया गया था, ठीक है, जिसमें से पुर्तगाली कंपनी को हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे डच को, फ्रांसीसी और ब्रिटेन की। बात समझ में आ रही? आज ये कंपनियां पढ़ेंगे और ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। टाइम से क्लास आपकी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 घंटे की पूरी क्लास है। फिर उसके बाद आपकी क्या मैपिंग की क्लास रहेगी, मैपिंग के बाद आपकी करंट की क्लास रहेगी, ठीक है। 2 घंटे की जीएस की क्लास है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। शुरू करें। तो कल आपको ये बताया गया था कोलंबस कहाँ का निवासी था, पहले दोहरा ले। स्पेन का। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। किसकी खोज की थी? अमेरिका की। और कोलंबस गया कहाँ था? तो ये वेस्ट इंडीज वाला जो एरिया है यहाँ पर वो सबसे पहले गया था, ठीक है। अब देखिए वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। और वास्को डी गामा भारत आने का क्या खोजा था? मार्ग खोजा था, ठीक है। भारत आने का मार्ग किसने खोजा? वास्को डी गामा, ठीक है। पहले जो यूरोपीय व्यापारी थे वो भारत में व्यापार करने आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आते थे, आते थे। वो सबसे पहले किस रास्ते से आते थे? तो उनके लिए 2 रास्ते मात्र थे। एक तुम्हारा ये फारस की खाड़ी वाला रास्ता ये था, और दूसरा रास्ता ये फारस की खाड़ी नहीं, ये रेशम मार्ग है। ये कौन सा? रेशम मार्ग। और दूसरा यहाँ से इराक होते हुए ये फारस की खाड़ी से सीधा इंडिया आ जाते थे। 2 ही मार्ग थे और दोनों मार्गों पर कब्जा किसका हो गया था? तो ऑटोमन का। किसका हो गया था? ऑटोमन का। ऑटोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र क्या था? कुस्तुनतुनिया। कौन सा? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तुर्की। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए जब भारत आने का मार्ग खोज लिया गया, सब चीज़ कर लिया गया, तो निश्चित है कि वो लोग व्यापार करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाएंगे और यहाँ को कुछ चीज़ें देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इनमें पुर्तगाल यहाँ से क्या क्या ले जाता था ये भी मैं आपको बता दूँ। तो पुर्तगाल सबसे ज़्यादा यहाँ से जानते हो मसाला ले जाता था। क्या? मसाला। पुर्तगाल को भारत का मसाला बहुत पसंद था, ठीक है। अब देखिए पुर्तगाल भारत से मसाला ले जाता था। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी उस समय जो हमें ज्ञान नहीं था, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें फसलों की, अनाजों की, तो हमें ज्ञान नहीं था उन फसलों का, उन अनाजों का। वो पुर्तगालियों द्वारा हमें उन चीज़ों का परिचय मिला, ठीक है। देखिए सबसे पहले जैसे कि हमें गन्ने का जानकारी नहीं थी। किसकी? गन्ने की। जो गन्ना आज हमारे यहाँ पैदा होता है ना, ये पुर्तगालियों की देन है। हमें गन्ने का ज्ञान ही नहीं था, गन्ना होता क्या है। पुर्तगाली अपने यहाँ से गन्ना लेकर आए और यहाँ पर गन्ना बोए, और जब यहाँ पर गन्ना बोए तो लोगों को बहुत पसंद आया। और देखिए आज हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है कि नहीं। दूसरी बात, हमें पपीते का ज्ञान नहीं था। पपीता पुर्तगाल की देन है। हमारे देश में जो पपीते की खेती की जाती है, आज बड़े चाह से लोग खाते हैं, ये पुर्तगाल की देन है। हम लोगों को पपीता पता ही नहीं था, पपीता होता क्या है, समझे। तीसरी, अनानास। कौन सा? अनानास। अनानास के विषय में हमें जानकारी ही नहीं थी। अनानास पुर्तगालियों की देन है, बात समझे। तो ऐसे बहुत सारी फसलें पुर्तगाली यहाँ पर लेकर आए और उनका आज हम बहुत मात्रा में उत्पादन करते हैं। पपीता आज हमारे देश से दूसरे देश जाता है, गन्ना आज हमारे देश से दूसरे देश जाता है। हम चीनी का निर्यात करते, गुड़ का निर्यात करते, बहुत सारी चीज़ों का निर्यात करते हैं कि नहीं करते? ठीक है। तो ये सब किसकी देन है? पुर्तगालियों की, ठीक है। जहाँ मसाले ले गए हैं तो ये चीज़ हमें दे के गए हैं, ठीक। अब देखिए ये भी मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में और सबसे बाद में गए। सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आ गए थे और सन 1961 में पुर्तगाली भारत को छोड़ के गए। तुम ये समझ लीजिए, 1498 में आए और 1961 में गए। 1498 में आने के बाद पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में, कब? 1503 ईस्वी में कोचीन का नाम जानते हो? कोचीन केरल में है। एक आज केरल का बहुत बड़ा शहर है कोचीन। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली कंपनी स्थापित किए थे, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने पहली अपनी कंपनी कहाँ स्थापित किए? कोचीन में, ठीक। कब किए थे? 1503 ईस्वी, ठीक। वास्को डी गामा आया था कब? 1498। वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया? 1502 ईस्वी में। कब आया? 1502 ईस्वी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़िया समझ में आ गया था, ठीक है। अल्बुकर्क आया था कि नहीं था? ठीक है, ठीक।
अब इतनी बातें जानने के बाद अब हम चलते हैं किधर, अब हम पढ़ेंगे डच को। किसको? डच को। देखिए डच के विषय में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पहले उनको जान लेते हैं। अगर तुमको कह दिया जाए इस नक्शे में, ये जो वर्ल्ड का हमारा मैप है ना, ये वर्ल्ड का जो मैप है, अगर कह दिया जाए आप इसमें डच ढूंढ के दिखा दो, खोजो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इसमें डच नहीं खोज पाओगे। ठीक है, आप इसमें डच नहीं खोज पाओगे। क्यों? क्योंकि डच को जानते हो, उसका नाम ही चेंज हो गया है। देखिए डच को वर्तमान में इसी को हॉलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉलैंड। डच को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हॉलैंड। कोई दिक्कत? डच को क्या कहा जाता है? हॉलैंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा ये हॉलैंड है, इसी को कहते हैं डेनमार्क। क्या कहा जाता है? डेनमार्क। यही हॉलैंड है और यही डेनमार्क है, और यही तुम्हारा क्या था? डच था। कोई दिक्कत? वही डच है, वही हॉलैंड है, वही डेनमार्क है, सब वही है। ठीक, हाँ। और कहाँ का देश है ये? यूरोप का। अब देखिए आपको ये भी पता होगा कि जितना पैसा ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमाई थी, उतना ना तो डच कमा पाई थी भारत में और ना पुर्तगाली। सही कि नहीं? सबसे ज़्यादा रुपए पैसा कौन कमाया? शासन सबसे ज़्यादा किसने किया है? शासन। देखिए समय की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा समय तक पुर्तगाली रुके थे, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पावर में कौन था, तो ब्रिटेन था। सबसे ज़्यादा पावर में कौन था? ब्रिटेन था। 15 अगस्त सन 1947 की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 15 अगस्त सन 1947 की हम बात करते हैं। तो 15 अगस्त सन 1947 में हमें किससे आज़ादी मिली थी? किससे मिली थी? ब्रिटेन से मिली थी। कोई दिक्कत? ब्रिटेन से। क्या हमें फ्रांस से मिली थी? नहीं मिली थी। क्या हमें पुर्तगाल से मिली थी? बिल्कुल नहीं मिली थी। हमें केवल किससे आज़ादी मिली थी? तो ब्रिटेन से मिली थी। ठीक है, दरवाजे बंद कर दो। अब चलते हैं, अब हम तुम्हें पढ़ाते हैं कौन सी कंपनी? डच। ठीक है, डच कंपनी देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी देखते हैं। अब यहाँ पर एक नक्शा लेते हैं इंडिया का, और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है? भारत है। देखिए जब तक आपको मानचित्र का नॉलेज अच्छा नहीं होगा, तब तक आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में बहुत कम आएगी। ठीक है, तो फोकस सबसे पहले इसमें। कोचीन कहाँ पर है? तो केरल में। केरल में कौन सा है? कोचीन। तो पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ खोली थी? कोचीन में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला क्षेत्र तुम्हारा किस लिए फेमस है? तो मसालों के लिए। किसके लिए? मसालों के लिए। यहाँ पर मसाले बहुत अधिक मात्रा में होते। इलायची ले लो, दालचीनी की लकड़ी, खूब। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, इसे भी बड़ा कर लेते हैं, काम आएगा। कौन सी कंपनी हम पढ़ने जा रहे हैं? तो डच। देखिए डच कंपनी भारत में 1595 ईस्वी में। कब? 1595 ईस्वी में ये कंपनी भारत में आई, लेकिन इसकी जो स्थापना होती है वो 1602 ईस्वी में। बात समझे? आती कब है? 1595 ईस्वी में। और आप जान गए होंगे कि 1595 ईस्वी में किसका शासन था? तो यहाँ पर मुगल काल था। भारत में कौन सा काल था? मुगल काल था। और मुगल काल का जो शासक था, जिसे हम कहते हैं सम्राट अकबर। कौन था? अकबर। बात समझे? अकबर था। तो इनका जो पहला, डचों का जो पहला दूत आया था भारत में, जिसे कहा जाता था कार्नेलिस। क्या कहा जाता है? कार्नेलिस। हाँ, कार्नेलिस। ठीक है, डेहस्टमैन। बात समझ में आ गई? कार्नेलिस डेहस्टमैन। ये आया था भारत में सबसे पहले कब? 1595 ईस्वी में। और ये भी कुछ जगह बताया जाता है कि 1596 है ना, 1596 ईस्वी में। दोनों डेट याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक है, कार्नेलिस का। अब देखिए जब ये भारत आया सबसे पहले, तो भारत में डचों का मेन उद्देश्य जानते हो क्या था? डचों का भारत में मेन उद्देश्य एक ये था कि यहाँ के हमें वस्त्र ले जाने हैं। क्या ले जाना है? वस्त्र।
क्या डचों ने भारत में मसालों पर दिलचस्पी दिखाई? नहीं दिखाए। डचों ने भारत में मसालों पर 1% दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। क्यों? क्योंकि डचों को मसाला की क्या ज़रूरत नहीं थी। लेकिन डचों को जो मसाला प्राप्त होता था ना, वो कहाँ से होता था? वो इंडोनेशिया से ले जाते थे। कहाँ से? इंडोनेशिया से। देखिए ये आपका देखो ये पूरा हो गया, चलिए मिटा दें। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए जो डच थे ना, इसे अलग कर देते हैं ना इंडिया को। ये भी दिख रहा पूरा नहीं मान नहीं रहा, भारत नहीं मान रहा, कह रहा है नहीं मैं अलग नहीं होऊंगा। ये ले भैया, अब तो अलग हो गई, क्योंकि अभी ज़रूरत किसकी हमें है? अभी ज़रूरत है कोई दूसरे की। इधर देखिए, सुनिए, उधर है उस साइड, कोई दिक्कत नहीं। ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? ये इंडोनेशिया है, ठीक है। ये एक मुस्लिम कंट्री है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक है। लेकिन हमारे देश की अच्छी खासी पटरी खाती है। तो देखिए इंडोनेशिया के मध्य से यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ये इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा ये इंडोनेशिया से गुजरती है। तो अब 0 डिग्री देशांतर रेखा जब इंडोनेशिया से गुजरेगी तो निश्चित है कि इंडोनेशिया के आसपास की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? वो उष्णकटिबंधीय होगी कि नहीं होगी? और उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म सब मतलब जो भी चीज़ गर्मी से रिलेटेड है वो ज़्यादा मसाले तुम्हारे गर्म होते हैं कि नहीं होते? वो वहाँ पर ज़्यादा पैदा। तो भारत के बाद देखा जाए इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मसालों का निर्यातक देश है। बात समझ में आ रही? तो अब जो डच थे वो कहाँ से मसाला ले जाते थे? वो इंडोनेशिया से ले जाते थे, ठीक है। इनका मेन मसालों का जो व्यापार होता था वो इंडोनेशिया से होता था। लेकिन जब इंडोनेशिया के बाद उनका दिमाग में आया कि चलो मसाला यहाँ से लेते हैं, कपड़े कहाँ से ले लेंगे? इंडिया से ले लेंगे। कपड़े कहाँ से लेंगे? इंडिया से लेंगे। तब वो इंडिया की तरफ रुख लिए। उस समय इंडिया में तुम्हारी कौन कंपनी आ गई थी? तो इंडिया में तुम्हारी पुर्तगाली कंपनी थी ही, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर वो आए तो वो मसालों को वैल्यू नहीं दिए। पुर्तगालियों से साफ कहते देखिए भाई तुम्हें मसाले की भूख है तुम मसाला ले जाओ, हमें कपड़े की भूख है हम कपड़ा ले जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जब सर्दी का मौसम आता है ना तब ये वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ठंडे क्षेत्रों में आपको मैं अच्छी तरह बता दूं, गर्म कपड़े गर्म खाना लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। तो अब इस साइड में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती क्या थी कि खाना बनाना ना पड़े, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए ताकि पेट भी भर जाए और हमें खर्चा भी कम है, बहुत सारी चीज़ें। तो इनके दिमाग केवल इनका 2 ही फंडा था। जैसे सुअर होता है ना, सुअर जो बड़ा जानवर जीव जंतु होता है, बकरी वकरी नहीं, बड़ा जीव जंतु जैसे भैंस हो गया, सुअर हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, ऊँट हो गया, ठीक है। इनको ये लोग काटते थे। काटने के बाद क्या कहते थे? ठंडी में फ्रिज की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन क्या होता था मसाले की तो ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मसाला तो यहाँ होता नहीं है। तो ये सीधा यहाँ से लेके उनको मसाले में बढ़िया तल के और सीधा फिर उसको खाते थे। तो इनको ना तो रोटी की टेंशन होती थी, ना तो चावल की टेंशन होती थी, किसी भी प्रकार की अदर फूड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उसी मांस से ये लोग अपना पेट भर लेते थे। बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनके दैनिक दिनचर्या में भोजन वाली की अगर हम बात करें तो मसालों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो जिसके चलते ये मसालों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। इनके कुछ व्यवहारी इनके जैसे अफ्रीका भी जाते थे, क्योंकि देखिए अफ्रीका भी की जलवायु भारत के दक्षिण के जैसे ही है कि नहीं है। अब जब इंडोनेशिया से इनका मसाला जा रहा था और भारत से क्या जाने लगा? कपड़ा, वस्त्र। बात समझ में आ रही? जब भारत से कपड़ा जाने लगा, वस्त्र जाने लगे तो इनको बहुत खुशी हुई, ठीक है। और डचों ने भारत में सबसे पहली कंपनी जानते हो कहाँ खोली? तो डचों ने मछलीपट्टनम में। कहाँ पर? मछलीपट्टनम, ठीक है। डचों ने अपनी सबसे पहली कंपनी कहाँ खोले? मछलीपट्टनम में। तो सबसे पहले अब बताइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है?
तो 1602 ईस्वी में। कब होती है? 1602 ईस्वी में। देखिए आंध्र प्रदेश, ये आपको दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश है। ये अभी इससे एक राज्य 2 जून 2014 को बना था कि नहीं? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य काट के बनाया गया, जिसका क्या नाम दिया गया? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या बताओ? हैदराबाद है कि नहीं? ठीक है, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। लेकिन कब तक रहेगी? 2024 तक, क्योंकि इनके दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी 2024 तक हैदराबाद ही रहेगी। ठीक है, तो इसी आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसे हम कहते हैं मछलीपट्टनम। कौन सा? मछलीपट्टनम। ठीक है, याद रखना ये जितने पट्टनम आए ना लास्ट में, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, कोझीपट्टनम, जितने भी पट्टनम आए तो याद रखना है पट्टनम आंध्र प्रदेश में बहुत है। ठीक है, तो पट्टनम से याद रखना। तो डचों ने सबसे पहले अपनी कंपनी कब खोली? तो 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में। कहाँ पर खोले? तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ खोले? 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। अब देखिए 1605 ईस्वी में इन्होंने मछलीपट्टनम में कंपनी तो खोल दी है, सब चीज़, और जगह कई खोलते चले गए। भारत में देखा जाए एक बहुत मजबूत पकड़ बना लिए। जहाँ ये मजबूत पकड़ बनाए तो इनसे कौन जलने लगे? अंग्रेज। बात समझ में गए? तो जब अंग्रेज जलने लगे तो ये एक कंपनी खोलना चाहते थे। यहाँ पर देखिए कोलकाता है ये, यहाँ पर एक जगह है वेदरा। कौन सी जगह है? वेदरा। यहाँ पर ये एक फैक्ट्री अपनी खोलना चाहते थे। कौन? डच। तो जब वेदरा में डच फैक्ट्री खोलना चाहते थे, अब वेदरा में पहले से कब्जा किसका था? तो इंग्लैंड का था। तो इंग्लैंड का जब यहाँ पर कब्जा था और यहाँ डच घुस रहा था, तो इंग्लैंड ने ऐलान कर दिया, जानते हो ऐलान, कि पहले तुम हमसे युद्ध लड़ो और जब तुम युद्ध में हमसे जीत जाओगे तब हम यहाँ फैक्ट्री खोलने देंगे तुम्हें, नहीं तो नहीं खोलने देंगे। तो डच भी इंडोनेशिया का बंदा मसाला खा रहा है, भारत के कपड़ा पहन रहा है, कहीं इंग्लैंड से कहा, मैं कहे तुझसे दबता हूँ, कहा ना। अब भैया इनके बीच में युद्ध की रणनीति तैयार। और समय कब का था? तो 1759 ईस्वी। कब का समय था? 1759 ईस्वी की बात है। 1759 ईस्वी में बंगाल के वेदरा में डच और इंग्लैंड के बीच में क्या हो गया? युद्ध। क्या हो गया? युद्ध। जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ ना, तो इंग्लैंड ने जानते हो क्या किया? डचों को बहुत बुरी तरह हरा दिए। जब इंग्लैंड ने डचों को बहुत बुरी तरह हराए तो जानते हो क्या? फिर डच भाग गए। बस इसी जगह से भारत में डचों को क्या हो गया? अंत। क्या हो गया? अंत। तो भारत में डचों का अंत किसने किया बताइए? अंग्रेजों ने। कौन अंग्रेज? तो ब्रिटेन। भारत में डचों का अंत कौन कंपनी की? तो ब्रिटेन इंडिया, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है। डचों ने पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मछलीपट्टनम। इसी को मुसलीपट्टनम कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता? मुसलीपट्टनम। लेकिन अब इसे किस नाम से जाना? मछलीपट्टनम। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत? कब खोले थे? 1605 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब होती है? 1602 ईस्वी में। और अच्छा बताइए 1503 ईस्वी में किसकी होती है? तो कोचीन की। 1503 ईस्वी में कौन सी कंपनी की स्थापना होती है बताइए? 1503 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है कि फैक्ट्री की? हाँ, किसकी? फैक्ट्री। पहली कोठी कहाँ? कोचीन में। 1498 ईस्वी। कब? 1498 में कौन सी कंपनी? पुर्तगाली। कौन सी? पुर्तगाली। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़िया समझ में आ गया? ठीक है। तो देखिए तुम्हारा डच हो गया, तुम्हारा पुर्तगाल हो गया। अब चलते हैं इंग्लैंड की तरफ। किसकी तरफ? इंग्लैंड की तरफ। शुरू करते हैं अब इंग्लैंड वाला। ठीक है। चले अब देखिए इंग्लैंड की तरफ। तो इंग्लैंड में क्या हुआ?
आप ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। कब की डेट आपको याद रखना, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की जाती है, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। और उस समय इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, क्या नाम था, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। तो इंग्लैंड की, या हम कह सकते हैं जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, कौन, महारानी, जिसका क्या नाम था, एलिजाबेथ, ठीक है, प्रथम, ठीक। अब देखिए ये जो एलिजाबेथ प्रथम थी ना, इसने ये कहा था, ये कही थी, कहा था हमने, इसने ये कही थी कि जो हमारी कंपनी बन रही है, कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में अपना व्यापार करेगी। एशिया महाद्वीप में पूर्वी क्षेत्र में अपना क्या करेगी, व्यापार करेगी। भाई इंग्लैंड तो पश्चिम में आ जाता है ना, हम लोग पूरब में आ जाते हैं इंग्लैंड से। अब ये जब कह दी तो अब वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनके दिमाग में बात आई कि नहीं, अब महारानी का आदेश है, पैसा रुपए तो मिल ही रहा, कौन दिक्कत है, चलो करते हैं। वो चल दिए। अब कहाँ पर आ गए, इंडिया में। जब इंडिया में तो आते जाते थे लेकिन कोई ख़ास उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय इंडिया में कौन था, अकबर, कौन था, अकबर था। तो जब इंडिया में उस समय अकबर था तो क्या हुआ, धीरे धीरे अब एलिजाबेथ की सन 1603 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु। जब एलिजाबेथ की 1603 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या बोलते हैं, ब्रिटेन का राजा कौन बनता है, जेम्स प्रथम, ठीक है। यहाँ का राजा कौन बनता है, तो जेम्स प्रथम। जब ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम बनता है तो जानते हो ये क्या बोलते हैं, हॉकिंस का नाम सुने हो, उसका पूरा नाम क्या है, हाँ, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को भारत भेजता है एक दूत बनाकर, क्या बनाकर, दूत बनाकर। तो कब भेजता है, तो 1608 ईस्वी में। कब भेजता है, 1608 ईस्वी में। किसको भेजता है, तो हॉकिंस को। किसको भेजता है, हॉकिंस को। तो जब 1608 ईस्वी में हॉकिंस भारत आता है तो किसके कहने पर आता है, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम को ये नहीं पता था कि भारत में अकबर नहीं है। वो एक जो संदेशा भेजा था ना, वो किसके लिए भेजा था, तो अकबर के लिए भेजा था। किसके लिए, अकबर। इसके दिमाग में यह था कि अकबर अभी जिंदा है। लेकिन ज़रा सोचिए, ये महारानी निपट गई कब, 1603 में। अकबर कब निपट गया, तो 1605 में। अकबर हमारा कब ख़त्म हुआ, 1605 में अकबर ख़त्म हो गए। ये जेम्स प्रथम ने उसे कब भेजा, हॉकिंस को, 1608 ईस्वी में। अब देखिए 1608 में हॉकिंस भारत आया तो हॉकिंस को भी ये नहीं पता था कि अकबर ख़त्म। उस समय 1608 में किसका शासन था दिल्ली में, तो दिल्ली में जहांगीर का शासन था। किसका था, जहांगीर का शासन था। तो जब जहांगीर के दरबार में हॉकिंस गया तो जहांगीर से हॉकिंस जानते हो क्या कहा, कि आप अकबर हो ना, तो उसने कहा नहीं, मैं अकबर नहीं हूँ, वो मेरे पिता थे, मैं उनका बेटा हूँ, पुत्र हूँ, आप बताइए क्या बात है। तो उसने कहा हम व्यापार करना चाहते हैं, हम आपसे के साथ व्यापार करना चाहते हैं और हमारे राजा का ये फरमान है। वैसे हमारे राजा ने तो अकबर के लिए फरमान भेजा था, लेकिन शुक्र है कि चलो वो ख़त्म हो गए, आप मिल गए। जहांगीर ने देखा उनका पूरा चिट्ठा। अब जहांगीर का अंग्रेजी कौन पढ़े में आवत रही, ठीक है। खैर उसने थोड़ा, देखिए जो राजा होता ना, उसके पास एक दो इधर उधरी वाले रहते हैं, पूरी व्यवस्था किया, समझा सब पूरा। उसके बाद जहांगीर ने हॉकिंस से कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, हम आपको
15 साल तक व्यापार करने की छूट दे रहे हैं। कितने साल तक? 15 साल तक। तो देखिए 15 साल तक की इजाज़त दे दी गई कि आप 15 साल तक क्या करिए? व्यापार करिए। ठीक है। अच्छा, ये बात अकबर ने भी कहा था, ये बात अकबर ने भी कहा था कि यहाँ पर 15 साल तक की इजाज़त है। अच्छा, अकबर का दिमाग सही था कि किसी भी कंपनी को आप हमेशा के लिए मत दे दो, किराएदार से ले लो। अगर तुम्हारे घर में हमेशा के लिए रहेगा ना, तो निश्चित है कि एक दिन वो पूरा घर अपना कहेगा कि नहीं कहेगा। तो 15 साल के लिए कहा गया, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इनसे टैक्स नहीं लिया जाता, टैक्स भी जोड़ दिया गया था कि आप 15 साल तक यहाँ से व्यापार करिए, सामान ले जाइए, बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में आपको राजा को टैक्स देना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो बढ़िया काम किए, टैक्स भी देते थे, सब चीज़ करते थे। अब आगे क्या हुआ? धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया। एक समय और याद रखना, सन 1615 ईस्वी, कब का? 1615 ईस्वी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज दूत कौन आया था? तो विलियम हॉकिंस। कब आया था? 1608 ईस्वी में। और दूसरा कब आया? 1615 ईस्वी में। कौन आया था? टॉमस रो। कौन था? टॉमस रो। याद रखना, टॉमस रो। ये कब आया? ये दोबारा आया, ये दूसरा अंग्रेज दूत था। कब आया था? 1615 ईस्वी में। तो उस समय 1615 ईस्वी में किसका शासन था? जहांगीर का। किसका शासन था? जहांगीर का था। कहाँ पर? भारत में। कोई दिक्कत यहाँ तक? बड़े समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, तो अब अंग्रेज़ों को जहांगीर ने कहा ठीक है आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो आप मुझसे बताना। ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कहा ऐसे व्यापार कैसे हम करेंगे, कुछ हमें चाहिए। तो जहांगीर ने कहा क्या, बताइए क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा एक काम करिए, कुछ कंपनी वंपनी हमें खोल लेने दीजिए। बात समझे? तो उन्होंने, जहांगीर ने आदेश